गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का 11th क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल भी हम इसको बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल होती क्या है? जितने भी नॉन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, राइट ना। जितने भी नॉन यानी जो ज्ञात तत्व होते हैं उनको एक सारणी के फॉर्म में अरेंज किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। मतलब जिनके गुण समान होंगे उसको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, जिनकी प्रॉपर्टी यानी गुण अलग अलग होंगे उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। तो इस प्रकार जो एक टेबल फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं अपन पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन देखते हैं स्टार्टिंग में वो ऐसी नहीं थी। स्टार्टिंग में कुछ अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए थे, उस समय कुछ कम नंबर्स ऑफ एलिमेंट नॉन थे, यानी कम मात्रा में तत्व ज्ञात हुए थे। तो उनको उन्होंने अपने हिसाब से अरेंज किया, अपने कुछ लॉज रिप्रेजेंट किए, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स मिले, कुछ कमियां आ गई, उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया और लेटर ऑन बाद में सुधार होता गया और फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ। तो अपन इस चैप्टर में पहले कुछ ऐसे रूल्स के बारे में, कुछ ऐसे लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई स्टार्टिंग के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कौन कौन से रूल्स दिए थे, उनमें फिर क्या कमियां रहेगी, कैसे इंप्रूवमेंट किया और नेक्स्ट वाली टेबल का फॉर्मेशन हुआ। तो अपने पास चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डॉबेराइनर-स्ट्राइड्स लॉ, राइट बेटा। स्टार्टिंग के अंदर डॉबेराइनर ने क्या किया, उस समय जब डॉबेराइनर ने अपना लॉ ये गिवन किया था बहुत अर्लियर टाइम, ये देखो 1829, बहुत कम एलिमेंट नॉन थे, तब इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। इनके लॉज में ये जो वर्ड दिख रहा है आपको ट्राइड्स, इसका मीनिंग यही होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन 3 नंबर्स, यानी तीन तीन नंबर के एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप के अंदर अरेंज किया और उस ग्रुप का नाम रखा इन्होंने ट्राइड। हिंदी में बोलते हैं इसको अपन त्रिक, यानी कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम। तो त्रिक का मतलब हो गया बेटा तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप, 3 एलिमेंट्स ईच एंड दैट इज कॉल्ड ट्राइड्स, राइट बेटा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया डॉबेराइनर का ट्राइड लॉ कि डॉबेराइनर ने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट के तीन तीन एलिमेंट के सेटअप बनाए और हर एक सेट को ट्राइड बोला। समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन समूहों में रखा और प्रत्येक समूह को त्रिक नाम दिया। एंड देन द सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, हर एक ट्राइड में डॉबेराइनर ने बताया कि जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है प्रत्येक त्रिक में, जो प्रथम और जो थर्ड यानी तीसरा तत्व है, उनका अगर हम एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल। जैसे अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं इस वाले एग्जांपल से। अपने पास एक ट्राइड का एग्जांपल है जिसमें लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम, 3 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दिस इज द फर्स्ट ट्राइड्स। तो इस वाले ट्राइड में आप देख रहे हो 3 एलिमेंट का ग्रुप बना हुआ है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट और जो थर्ड वाला एलिमेंट है, जब इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, जैसे अपन लिथियम का एटॉमिक मास 7 लेके चलेंगे, पोटेशियम का 39 होता है आपको पता है, तो 7 + 39/2 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 23 यूनिट, है ना। और ये 23 एटॉमिक मास कौन से वाले एलिमेंट का होगा, मिडल वाले एलिमेंट का। तो बहुत ही सिंपल सी बातें थी डॉबेराइनर की। पहला पॉइंट था कि इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों के तीन तीन के समूह बनाए और प्रत्येक समूह में प्रथम और जो तीसरा तत्व है उनका जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो किसके बराबर मिलना चाहिए था, मिडल वाले एलिमेंट के। सम एग्जाम्पल, जैसे एक तो ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये अपने पास दूसरा ट्राइड का एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो ट्राइड्स है अगर आप ध्यान दो तो एक ही ग्रुप में, जैसे अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ कंपेयर करें इसको, तो ये जो ट्राइड वाले एलिमेंट है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पीरियड में नहीं चल रहे अपन। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपको पता फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस के एलिमेंट है। तो अगर कोई क्वेश्चन बना के ऐसा पूछ लिया जाए आपको तो कि भाई इसमें डॉबेराइनर का ट्राइड कौन सा वाला एग्जांपल है या कौन सा नहीं है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना जो ग्रुप में लिखे मिले आपको और जिसमें फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास का एवरेज अगर मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा
तब तो वो डॉबेराइनर का ट्राइड लॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये डॉबेराइनर के ड्रॉबैक्स रहेंगे, कुछ कमियां रहेगी इस वाले लॉ के अंदर। फर्स्ट वन इज कि सभी जो नॉन एलिमेंट है उनको अपन इस प्रकार डॉबेराइनर के ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। सेकेंड ड्रॉबैक हम ये भी बोल सकते थे कि कुछ ट्राइड्स जो थे डॉबेराइनर जो बनाए थे उसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो था ना उसके एटॉमिक मास का एवरेज मिडल वाले एलिमेंट के बराबर नहीं पाया गया। तो ये कुछ एक ड्रॉबैक्स रह जाएंगे। जहां तक मैंने क्वेश्चन की बात की थी अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज आर, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकते हैं डॉबेराइनर ट्राइड्स। तो देखो इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये एक ही पीरियड में आते हैं, कंटिन्यू ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आयरन, कोबाल्ट, निकल ये भी एक पीरियड में आ रहे हैं, ग्रुप में नहीं आ रहे हैं। तो ये वाले दोनों एग्जाम्पल डॉबेराइनर के ट्राइड के एग्जाम्पल नहीं हो सकते। ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ग्रुप नंबर 15 में आते हैं, पता होगा आपको, है ना। और ये सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये भी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन ये पॉसिबल है। जैसे इसमें आंसर मिला अपने को करेक्ट ऑप्शन सी, यानी ए और डी वाले जो एग्जाम्पल हैं ये दोनों डॉबेराइनर के एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। इनके अलावा ये जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो डॉबेराइनर के एग्जाम्पल नहीं होंगे। तो मैं वापस क्लियर कर दूं आपको, यहां तक हमने बात की डॉबेराइनर के ट्राइड्स लॉ की। उसमें आपने पढ़ा कि डॉबेराइनर ने जो भी नॉन एलिमेंट थे उनको 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया, प्रत्येक ग्रुप को, प्रत्येक सेट को त्रिक नाम दिया। प्रत्येक त्रिक में फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर, करेक्ट। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स आगे, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? नॉर्मली फर्स्ट ड्रॉबैक्स की सभी जो नॉन एलिमेंट होते हैं उनको हम इस प्रकार डॉबेराइनर के ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर सकते। कुछ ट्राइड्स उन्होंने ऐसे भी बनाए थे जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो मिडिल एलिमेंट के इक्वल नहीं पाया गया। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया, जो भी तत्व ज्ञात थे उनको। और बाद में उन्होंने देखा कि एवरी 8th एलिमेंट, ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब 8वां तत्व जो होगा ना, एवरी 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के सिमिलर होगी। ऐसा कब होगा? जब अपन एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग जब हम इन एलिमेंट जैसे लिथियम 6.9, बेरिलियम 9.0 आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको आप अरेंज कर रहे हो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब तत्वों को जमाया जाएगा तो आगे आने वाला 8वां तत्व गुणों में कौन से तत्व के समान होगा बताओ? फर्स्ट वाले। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7 और देन वापस कौन मिलेगा आपको? सोडियम। तो इसका मतलब हुआ कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सिमिलर। अगर मैं कार्बन को फर्स्ट एलिमेंट काउंट करता हूं इस एग्जाम्पल में तो 8वां तत्व कौन सा बनेगा? काउंट करते हैं, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, ये 5, 6, 7 और ये मिला आपको 8वां एलिमेंट। इसका मतलब कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सिमिलर। ठीक है। तो बेसिक सा रूल था न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाएगा तो आगे आने वाला 8वां तत्व गुणों में प्रथम तत्व यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। ठीक है। लेकिन क्या ये रूल बेसिकली अप्लाई हो पाएगा? क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो। अच्छा, एक और चीज, न्यूलैंड ने अपने इस रूल की तुलना, कंपैरिजन इंडियन म्यूजिकल वर्ड, ये देखो सा रे गा मा पा धा नी और वापस क्या आ गया देखो सा, है ना, यानी फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। लेकिन अगर हम ड्रॉबैक की बात करें इसके अंदर तो आप देख रहे हो कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद क्या आएगा? नियॉन। उस समय तक नियॉन यानी इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी, इन्वेंशन यानी खोज नहीं हुई थी, इसलिए है ना ये वाला रूल तब तक तो एप्लीकेबल रहा जब तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई। लेकिन जैसे अक्रिय गैसों की खोज हुई, डिस्कवरी हुई,
ये वाला रूल क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। जैसे अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, एक हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है, वो तो अभी भी नहीं है। हाइड्रोजन की स्थिति मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नॉन नहीं है, सर्टेन नहीं है। ऑब्जर्वेशन मेड बाय न्यूलैंड डज नॉट होल्ड, मतलब वही कैल्शियम तक एप्लीकेबल था ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। कैल्शियम से बाद में एलिमेंट जो आए थे, बाद में जो डिस्कवर हुए थे, उनके लिए ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। लाइटर जो एलिमेंट थे, हल्के तत्वों के लिए न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल मान्य है, लेकिन जिनका एटॉमिक मास ज्यादा हो गया था वो वाले एलिमेंट इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन अपने पास, द गिवन अरेंज, ये एक सीक्वेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखो जिसमें बहुत सारे एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए, अरेंज किए गए। फर्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वो तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती है ना। और यहाँ अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलेंगे तो नंबर 9 पे फ्लोरीन है, उसके बाद सीधा इन्होंने दे दिया यहाँ पे सोडियम, बीच में नियोन को क्या कर दिया, गायब। इसका मतलब इनर्ट गैसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो पॉसिबल ही नहीं है इसका आंसर, तो ये पॉसिबल नहीं है। न्यूटन का लॉ अपने केमिस्ट्री में कहीं न्यूटन है ही नहीं। देन थर्ड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो ऑक्टेव यानी कि वही वाली बात जो अभी पढ़ रहे थे कि ये एलिमेंट एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पर मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था कि फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा, और इस वाले क्लासिफिकेशन में उन्होंने नियोन को इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब ये वाला क्लासिफिकेशन 100% न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो कर रहा है, ठीक है। देन मेंडलीव्स, तो इसके पहले आपने अभी दो रूल्स के बारे में बात की थी, एक डॉबेराइनर का ट्राइड लॉ और एक न्यूलैंड का। दोनों में कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इंप्रूवमेंट होते गए, और नेक्स्ट अपने पास जो पीरियोडिक टेबल आई वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स वाली जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मास, इसलिए यहाँ पे इसका एक पीरियोडिक लॉ भी मिलेगा। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एक वर्ड मिला अपने को, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है इनके गुणों के अंदर। कब होगा ऐसा, जब हम एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अगर यहाँ अपने से पूछा जाए कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का मेजरमेंट यानी मापदंड क्या था, बेस क्या था, तो आपको बोलना पड़ेगा एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। कुछ फीचर्स हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज। जैसे अपन बात करें कि मेंडली पहला साइंटिस्ट था जिसने सारे एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था। इसकी पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि ऊर्ध्वाधर समूह थे और क्षैतिज पंक्तियां थी। जो हॉरिजॉन्टल रोज यानी जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको पीरियड बोला गया, और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको ग्रुप यानी वर्ग बोला गया। इस वाली पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड और 8 ग्रुप थे। कुछ ग्रुप को इन्होंने सब डिवाइड भी किया था, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, ऐसा करके। लेकिन जो 8वां ग्रुप था जिसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल आते हैं, उनको सब डिवाइड नहीं किया गया। और जो लास्ट 0 ग्रुप था नोबल गैस वाला, उसको भी फर्स्ट ए, सेकंड ए जैसा कोई भी सब क्लासिफिकेशन या सब डिवीजन नहीं दिया गया। मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वापस वही वाली बात, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने सक्सेसफुली एलिमेंट को इंक्लूड किया था टेबल के फॉर्म के अंदर। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, मतलब इस वाली टेबल में कुछ जगहों पे मेंडलीव ने ब्लैंक स्पेस छोड़े थे क्योंकि उस समय तक कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, पर मेंडलीव ने क्या किया, उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पहले ही बता दिया था। कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसे अपने एक का एल्यूमिनियम, इसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गैलियम रखा गया। एक का बोरॉन जिसका नाम बाद में स्कैंडियम रखा गया। एक का सिलिकॉन,
इसको जर्मेनियम, और लास्ट एक का मैंगनीज, जिसको बाद में बोला गया टेक्नीशियम। तो ये कुछ एलिमेंट थे जिसको मेंडलीफ ने क्या किया था, इनकी लिए जगह छोड़ दी थी और इनकी प्रॉपर्टी बता दी कि जैसे गैलियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, एल्यूमिनियम के सिमिलर। इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आगे देखो, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं। जैसे ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो अभी भी अनसर्टेन, आपको पता हाइड्रोजन की पोजीशन ना तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में फिक्स थी और ना ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। दूसरा ड्रॉबैक जो बहुत बड़ी बात थी, आइसोटॉप्स वाला। आइसोटॉप्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनमें है ना एटॉमिक नंबर तो क्या रहेंगे बताओ, सिमिलर, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। जैसे ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है 1h1, 1h2, 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब अगर इन तीन एलिमेंट को मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जमाएं हम, तो इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2, इसका एटॉमिक मास 3, तो इनको तीन अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि तीनों ही किसके फॉर्म है, हाइड्रोजन के। इस वाली टेबल में कुछ एनामोलस पेयर भी थे। एनामोलस का मतलब है कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, फिर भी मेंडलीफ ने उनको अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया, और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, फिर भी मेंडलीफ ने क्या कर दिया, उनको एक ही ग्रुप में रखा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसे अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, हेनरी मोजले द्वारा इस वाली टेबल को प्रस्तुत किया गया। और इसमें भी देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसे अपन मोजलेस पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं, थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो अगर हम इसको मेंडलीफ वाली पीरियोडिक टेबल के साथ कंपेयर करेंगे तो बस ये वाला वर्ड आपको डिफरेंट मिलने वाला। उधर अपन बात करे थे एटॉमिक मास मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, जबकि हेनरी मोजले वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स, ये डिफरेंस है। ये अपने पास आ गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। इसमें आप देखो टोटल कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको, 18 ग्रुप्स। और ये जो इस साइड लिखे हैं वो कौन है बताओ, पीरियड। तो देयर आर 7 पीरियड्स, यानी 7 तो होते हैं बेटा आवर्त, और 18 इसके अंदर होते हैं ग्रुप, यानी कि वर्ग यानी समूह। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इसको अपन बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इधर ग्रुप नंबर 13 से लेकर लास्ट 18 तक जो दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे अपन पी ब्लॉक। ये जो बीच वाला कॉलम दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे अपन डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो नीचे अलग से आपको 2 आवर्त दिख रहे होंगे, इसको बोलेंगे अपन एफ ब्लॉक। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कुछ और बातें डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपन। जैसे इस पीरियोडिक टेबल में जो इधर वाला पार्ट होगा वहां पे मेटल्स अरेंज होते हैं, और ये इस साइड वाला जो पोर्शन, इसमें नॉन मेटल यानी अधातु वाले एलिमेंट, इन तत्व रखे जाते हैं। बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे भी मिलेंगे आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो जिग जैग वाली लाइन पे रखे हुए या अरेंज किए गए हैं। तो एक्चुअली क्या इनकी प्रॉपर्टीज में मेटल भी है और कुछ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी है, यानी ये तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। इनको बोलते हैं अपन उपधातु, मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स यानी अर्धधातु, इतने सारे नाम इनके। और एक चीज, जो एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड, इसमें जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, यानी कि क्षार धातु हैं, क्योंकि ये पानी के साथ जब रिएक्शन करेगी तो बेस यानी कि क्षार का निर्माण करेगी। जैसे हम बात करें सोडियम विथ वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो बेस का फॉर्मेशन हो रहा है इन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स द्वारा पानी के साथ, इसलिए इनको बोला जाएगा एल्कली मेटल, क्षार धातु में। ग्रुप नंबर 2 वाले जो एलिमेंट है इस ब्लॉक के अंदर, इनको बोलेंगे अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। इधर आपको ये ध्यान रखना, भले आपको हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, लेकिन
हाइड्रोजन की ये पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है ना। यूं नहीं कि आप सोचो कि अच्छा हाइड्रोजन भी क्षार धातु हो गया, नहीं, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल यानी अधातु होता है। अब बीच में जो आपको ये दिख रहा है ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक, इनको जो हमने नाम दिया था डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें है ना 3 से लेके 11 तक के जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, इनको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व। और ये ग्रुप नंबर 12 वाले जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी और कॉपरनीशियम, इनको संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है, क्यों बोलते हैं इनको ऐसा, तो वो भी सुन लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच में है, और दूसरी बात इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, इनकम्प्लीट। हम डी में 10 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इनकम्प्लीट का मतलब हुआ कि 1 से लेकर अगर 9 इलेक्ट्रॉन तक भरे हुए हैं तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे ग्रुप नंबर 12 वाले एलिमेंट को अपन क्यों नहीं कह रहे संक्रमण तत्व, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D10 यानी फुल फील्ड, पूर्ण पूरित डी कक्षक है, फुल फील्ड डी ऑर्बिटल, इसलिए है ना बेटा ग्रुप नंबर 12 में ये जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। बाकी डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। इधर अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो ये सारे बोले जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी कि प्रतिनिधि तत्व। लास्ट में ये जो ग्रुप नंबर 18 है इनको अपन बोलते हैं नोबल गैसेज, अक्रिय गैसें बोल दो, उत्कृष्ट गैसें बोल दो, ये ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। एफ ब्लॉक में ये वाली जो सीरीज दिख रही है आपको, ये लैंथेनम के बाद में जो एलिमेंट आ रहे हैं, इस पूरी सीरीज को अपन बोलेंगे लैंथेनॉइड सीरीज। और एक्टिनियम के बाद में जो एलिमेंट आ रहे हैं 90 से लेके 103 तक, इस पूरी सीरीज को बोलेंगे अपन एक्टिनॉइड सीरीज। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज को एफ ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। और कुछ एलिमेंट के यूनिक नेम है, जैसे ग्रुप नंबर 15 में जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे, इनको बोला जाता है निकोजन्स। ग्रुप नंबर 16 वालों को बोलते हैं अपन चाल्कोजन, ग्रुप नंबर 17 वालों को बोलते हैं अपन हैलोजन्स, राइट ना। 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं है ना, उनके लिए एटॉमिक उनका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है वो इस तरह से किया जाता है। 0 से लेकर 9 तक डिजिट होंगे आपके पास, उनके लिए ये नाम आपको याद करना। 0 के लिए क्या लिखेंगे, निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट। अब यहाँ 7 के लिए अपन देखते हैं हेप्ट होना चाहिए था, पर सेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फाबेट एक बार रिपीट, मतलब एक बार अगर हम लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं कर सकते हैं। 6 के लिए आप हेक्स में फर्स्ट एच लिख मतलब लिख चुके हो, तो वापस 7 के लिए अपन एच नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसको सेप्ट बोलना पड़ेगा। और 8 के लिए हो जाएगा ऑक्ट, 9 के लिए हो जाएगा एन। सभी का ये देख रहे हो आप, फर्स्ट वाला अल्फाबेट कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे इस बात को, 104 ये कोई एटॉमिक नंबर है, आपसे पूछेंगे इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताओ, क्या नाम होना चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट है अपने पास 1, तो 1 के लिए अपन क्या लिखेंगे बताओ, अन। तो फर्स्ट डिजिट है 1, इसके लिए लिख दिया हमने अन। सेकेंड डिजिट कौन है, 0, 0 के लिए क्या लिखेंगे अपन, निल। और फिर लास्ट थर्ड डिजिट कौन है, 4, उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, क्वाड। और उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ना है, ईएम। तो क्या नाम बन जाएगा बताओ, अन नील क्वाडियम। ये जो कॉन्सेप्ट है नोमेनक्लेचर वाला सिर्फ 100 से ऊपर यानी 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, 100 से बिलो ये वैलिड नहीं होता। ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स दे रखे हैं अपने पास, उनमें आप देखो केमिकली ये सब सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हो सभी के वैलेंस शेल में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। और इधर अगर हम कंपेयर करें ग्रुप नंबर 17 जिनको हमने हैलोजन्स कहा था,
उनमें भी आप देख रहे हो सबके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल नेचर, केमिकल रिएक्शंस वो सब सिमिलर होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा वापस वही ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ये लेफ्ट साइड वाले पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप नंबर जो 17 है उनको हमने रखा था पी ब्लॉक के अंदर। 18 को हमने एकदम पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में रखा जाता है। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको अपन नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला था हम लोगों ने? एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड्स के अंदर होते हैं 58 से लेके 71 तक, जो अपने पीरियोडिक टेबल में देखा था पीछे, लेंथेनॉइड्स के नाम से जाना जाता उनको, करेक्ट। उसी प्रकार से 90 से लेकर के 103 तक इनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड प्लस एक्टिनॉइड्स इक्वल्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियड वाले एलिमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाली जो है सबसे छोटा पीरियड, उसमें स्मॉलेस्ट पीरियड वो कौन सा वाला होता है? फर्स्ट, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम ये एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड नंबर इज ऑल्सो नंबर ऑफ सेल, मतलब पीरियड नंबर जो होगा वो सेल नंबर को भी शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी शो करता है। ये आप देख रहे हो कौन से पीरियड के एलिमेंट हुए बताओ? थर्ड, क्योंकि पहले था हाइड्रोजन, फिर लिथियम और उसके बाद ये सोडियम आ रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड के ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ अगर आप देखो 11 में ये के सेल, एल सेल और ये एम सेल, तो 3 सेल, तो इसका मतलब थर्ड पीरियड के ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट पीरियड के लिए हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड वाले जो पीरियड उसमें 8 एलिमेंट आते हैं, 4 और 5 में 18 और 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स रखे जाते हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल में भी आइसोटॉप्स की पोजीशन और एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स ये इसके अंदर, ये मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर मैनलिस पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये करेक्शन जो हुआ था कि मैनलिस की पीरियोडिक टेबल में हम आइसोटॉप्स और ये एनामोलस पेयर को अरेंज नहीं कर पा रहे थे, इनको मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया गया? इंप्रूव कर दिया। वापस वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में वापस बात करें अपन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पहला जो ग्रुप था फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हुए जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है यहाँ पे, सॉफ्ट होते हैं ये मेटल, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनके बीच में वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। एटॉमिक साइज बड़ी होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी? कम। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने के कारण ये क्या होते हैं बताओ? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इजीली डोनेट करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और जब ऑक्सीडेशन आसानी से होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। एस ब्लॉक तक अपन इस वाले लेक्चर में रखेंगे, यहां से आगे की बातें अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक।